जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एग्जाम सूत्र पॉलिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय नागरिकता या इंडियन सिटीजनशिप, और इसका उल्लेख संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। इस वीडियो में हम नागरिकता की परिभाषा, नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, नागरिकता को कैसे छीना जा सकता है, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नागरिकता की परिभाषा। नागरिकता क्या होती है? नागरिकता वह विधिक स्थिति है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को किसी राज्य का सदस्य माना जाता है और उसे उस राज्य में राजनीतिक, सामाजिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वह राज्य के प्रति कर्तव्यों का पालन करता है। इसे नागरिकता कहा जाता है। और एक सरल परिभाषा इसकी देख लेते हैं। किसी व्यक्ति और राज्य के बीच विधिक संबंध को नागरिकता कहते हैं। इसकी आसान परिभाषा है, किसी व्यक्ति और राज्य के बीच विधिक संबंध को नागरिकता कहा जाता है। दुनिया में राजनीतिक प्राणी मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है नागरिक, दूसरा विदेशी, तीसरा शरणार्थी और चौथा राज्यविहीन। ये क्या है, एक एक करके इन चारों को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नागरिक या सिटीजन। नागरिक या सिटीजन क्या होता है? वह व्यक्ति जिसे किसी देश के संविधान द्वारा पूर्ण राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और वह उस देश के प्रति निष्ठा रखता है, उसे नागरिक या सिटीजन कहा जाता है। दूसरा है विदेशी या फॉरेनर। वह व्यक्ति जो अन्य देश का नागरिक होता है और किसी दूसरे देश में अस्थायी रूप से रह रहा होता है, उसे विदेशी कहा जाता है। तीसरा है शरणार्थी या रिफ्यूजी। वह व्यक्ति जो उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा के डर से अपने देश को छोड़ने पर मजबूर हो गया हो और दूसरे देश में सुरक्षा मांग रहा हो, उसे शरणार्थी कहा जाता है। और चौथा है राज्यविहीन या स्टेटलेस। वह व्यक्ति जिसे कानूनी रूप से किसी भी देश ने अपना नागरिक नहीं माना है, जिसके कारण उसके पास कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं होती, उसे राज्यविहीन कहा जाता है। अब भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होता है, किसी विशेष राज्य जैसे एमपी या यूपी का नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था है, 2 सरकारें बनती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लेकिन हमारे यहाँ पे नागरिकता केवल भारत सरकार के द्वारा दी जाती है, ना कि राज्य सरकारों के द्वारा। अतः हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। और एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। अब ये एक एक करके हम ये आर्टिकल पढ़ेंगे 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ये क्या कहता है? संविधान लागू होने के समय कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तब माना जाएगा यदि वो ये शर्तें पूरी करता हो। पहला, उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। तीसरा, संविधान लागू होने से पहले वह कम से कम 5 वर्षों तक भारत में रहा हो। इनमें से कोई एक शर्त पूरी करने पर आर्टिकल 5 के तहत नागरिकता प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान को जाने वालों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। एक महत्वपूर्ण नोट है, अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 विशेष रूप से स्वतंत्रता के समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। यानी कि उस समय की परिस्थिति के अनुसार ये आर्टिकल महत्वपूर्ण थे, आज इनका महत्व नहीं है। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता अनुच्छेद 9 के तहत समाप्त हो जाती है। यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये कहता है आर्टिकल 9 या अनुच्छेद 9। भारत में एकल नागरिकता के सिद्धांत को दर्शाता है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बने रहना।
किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वह कोई ऐसा कार्य ना करे जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के विरुद्ध हो। यदि कोई व्यक्ति संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन नहीं करता है तो उस स्थिति में उसकी नागरिकता बनी रहती है, अन्यथा उसकी नागरिकता अनुच्छेद 10 के तहत समाप्त की जा सकती है। यानी नागरिकता केवल उचित कानूनी प्रक्रिया द्वारा ही छीनी जा सकती है। अनुच्छेद 11 नागरिकता से संबंधित कानून संसद बनाएगी या गृह मंत्रालय बनाएगा। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का एकमात्र अधिकार भारत की संसद के पास है। राज्य सरकार या विधानमंडल को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। संसद ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर वर्ष 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम में 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में बदलाव किए गए यानी कि संशोधन किए गए हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत की नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला, जन्म से, दूसरा वंश परंपरा द्वारा, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा और पांचवा भूमि विस्तार द्वारा। अब एक एक करके इन पांचों को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो पहला है जन्म से। तो प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा या माना जाएगा। 1986 में संशोधन, इसमें 1986 में संशोधन किया गया, माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, और 2003 में संशोधन, वह व्यक्ति अवैध प्रवासी ना हो। तो इस शर्त पे भारत की नागरिकता जो है जन्म के आधार पर दी जाएगी। दूसरा है वंश परंपरा द्वारा। भारत के बाहर अन्य देशों में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। महत्वपूर्ण नोट है, 2004 में नियम बना दिया गया कि विदेशों में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता तभी दी जाएगी जब 1 वर्ष के भीतर इंडियन एम्बेसी या भारतीय दूतावास में उसके जन्म का पंजीकरण कराया गया हो। तीसरा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। तो निम्न श्रेणियों के व्यक्तियों को पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। ए, जो व्यक्ति पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 7 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। बी, भारतीय मूल के व्यक्ति जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी अन्य देश में रहते हो। सी, भारतीय नागरिकों से विवाह करने वाली महिलाएं। डी, राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ देशों के नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं। और ई, भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे। और चौथा है देशीकरण द्वारा नागरिकता। इसके तहत विदेशी व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। इसकी प्रमुख शर्तें निम्न है। ए, वह कम से कम 11 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो। बी, उसकी विज्ञान, कला या साहित्य में रुचि हो। सी, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से कम एक भाषा का ज्ञान हो, तभी किसी व्यक्ति को देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी। और पांचवा और अंतिम है भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। यदि किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यदि भारत किसी अन्य क्षेत्र को हमारे देश में शामिल कर लेता है तो वहां निवास करने वाले लोग स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे, जैसे सिक्किम, गोवा, पुदुचेरी आदि। भारतीय नागरिकता का अंत। अब भारतीय नागरिकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है? तो पहला है परित्याग। स्वयं द्वारा नागरिकता छोड़ने पर भारत का कोई भी वयस्क नागरिक घोषणा करके अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। नंबर 2, पर्यावसान। किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और तीसरा है वंचित किया जाना। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, यानी कि यह केवल देशीकरण व पंजीकरण से प्राप्त नागरिकता पर लागू होता है। सरकार भी किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है। नोट, जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है उसे किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की श्रेणियां। तो ये 3 श्रेणियां हैं। पहला है अनिवासी भारतीय, या इनको हम एनआरआई भी बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। दूसरा है भारतीय मूल के व्यक्ति या पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और तीसरा है भारत के समुद्र पारी नागरिक या ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया।
इसमें एक एक करके हम तीनों को पढ़ने वाले। पहला है अनिवासी भारतीय एनआरआई, ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन अथवा उससे अधिक समय तक विदेशों में रहते हैं तथा भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, अनिवासी भारतीय कहलाते हैं। विशेष नोट, 2011 में इन्हें मतदान का अधिकार दिया गया। कई बार पूछा गया है कि जो है एनआरआई को भारत में वोट देने का अधिकार या मतदान का अधिकार कब दिया गया, तो 2011 में। दूसरा है भारतीय मूल के व्यक्ति या पीआईओ, वे लोग जो स्वयं अथवा जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक रहे हैं परंतु वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाते हैं। अब पूर्वजों की बात करें तो माता पिता हो या दादा दादी हो या नाना नानी हो। नोट, जो व्यक्ति पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान व चीन के नागरिक हैं या कभी रहे हैं, वे भारतीय मूल के व्यक्ति वर्ग में शामिल नहीं हो सकते। तीसरा है भारत के समुद्र पारी नागरिक ओसीआई, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान व बांग्लादेश का नागरिक नहीं है और ना ही कभी रहा है, वह निम्न में से कोई शर्त पूरी करने पर समुद्र पारी नागरिक की श्रेणी में आता है। तो इसमें पहला है भारत के समुद्र पारी नागरिक की पात्रता क्या है, तो पहला है संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भी भारत का नागरिक रह चुका हो, अथवा दूसरा है संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने की अर्हता रखता हो, अथवा तीसरा है किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, अथवा चौथा है यदि वह उपर्युक्त तीनों में से किसी वर्ग में शामिल किसी व्यक्ति का बेटा बेटी या पोता पोती या नाती नातिन है तो उन्हें इस श्रेणी में रखा जाएगा। महत्वपूर्ण नोट है, इसे लोकप्रिय रूप से दोहरी नागरिकता भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2005 में की गई। अगला है सीएए या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन तीन देशों के लोगों को ही नागरिकता के लिए आवेदन की पात्रता होगी। यह कानून 2019 में बना। भारत में सीए लागू हुआ 11 मार्च 2024 से। अगला है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। एनआरसी एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसे 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य अवैध प्रवासियों को बाहर करना है। अगला है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। यह देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। धन्यवाद साथियों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।